Good afternoon, everyone. चलिए, तो कल हम डिस्कशन कर रहे थे लेवल 2 का। लेवल 2 डिस्कशन। बताइए लेवल 2 में क्या क्या था। वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है ना? बताइए, डाउट्स बताइए जो हम डिस्कशन कर रहे थे। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? कैलकुलेट द ग्राम क्वांटिटी ऑफ Na2CO3 which has same number of atom as the number of proton present in 10 ग्राम CaCO3। तो हमको ग्राम क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है Na2CO3 की विच हैज सेम नंबर ऑफ एटम एज नंबर ऑफ प्रेजेंट एट प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम CaCO3। तो 10 ग्राम CaCO3 में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए Na2CO3 में। सो 10 ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन क्या गायब हो गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 वापस से लिख रहा हूँ फिर। 30 आपको दिया है नंबर ऑफ 10 ग्राम ऑफ CaCO3। 10 ग्राम ऑफ CaCO3। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए इसके। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा? मास अपॉन जीएमएम। 10 ग्राम जीएमएम CaCO3 का 100.1। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.1, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.1 है, हमको निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आए। अगर नंबर ऑफ मोल्स ये है CaCO3 के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 0.1 Na का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मोल में Na एटम्स या Na मॉलिक्यूल्स, तो 0.1 मोल है हमारे पास, तो 0.1 मोल में 0.1 Na मॉलिक्यूल्स आ गए। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन कितने प्रोटॉन कंटेन किया है? कंटेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 में कितने प्रोटॉन्स है? तो सबके प्रोटॉन्स को ऐड कर देंगे। कैल्शियम के प्रोटॉन्स, कैल्शियम के कितने प्रोटॉन? 20। कार्बन में कितने प्रोटॉन? 6। फिर ऑक्सीजन 3 है, 3 इंटू 8 प्रोटॉन्स। तो कितना आ गया ये? 26 प्लस 24 यानी 50 प्रोटॉन्स। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 50। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, 1 molecule of CaCO3 contain 50 protons।
अगर एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन्स हैं तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होंगे? तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 0.1 Na molecule of CaCO3 contain 50 into 0.1 Na प्रोटॉन्स। इतने प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 Na प्रोटॉन्स। अभी पूरा 10 ग्राम जो CaCO3 दिया था उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए हैं। ये 10 ग्राम ऑफ CaCO3 में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए। अब बोल रहे हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 ग्राम CaCO3 में होने चाहिए। हाउ टू फाइंड प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स निकालना नहीं आता एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नोट्स शेयर किए, नोट्स देखा खोल के? नोट्स उस दिन शेयर करवाए थे ना? CaCO3 का 100 कैसे होगा? कितना होगा फिर GMM? कितना होगा CaCO3 का GMM? GMM नहीं निकाल पा रहे हो? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, टोटल ऐड करके 100। अभी तक टेबल नहीं याद हुई है? हाँ, पहली क्लास में पढ़ाई हुई टेबल। GMM 100 आ गया, मास था ये, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.1, देन नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन्स, तो अगर वन मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन है तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में 5 Na प्रोटॉन्स। ये आ गया हमारे पास ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 Na। यानी 10 ग्राम CaCO3 में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 5 Na। अब क्वेश्चन ये बोला है कि जितने प्रोटॉन होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ एटम होने चाहिए किसमें? NaCO3 में, Na2CO3 में। तो उसका मास क्या होगा? यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने यहां यूज किए हैं, अब क्वेश्चन का पहला पार्ट ये बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na2CO3 जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? इतने ही होने चाहिए जितने प्रोटॉन्स आए, यानी 5 Na। अगर Na2CO3 में इतने एटम्स हैं टोटल 5 Na, तो उसका मास कितना होगा? तो नंबर ऑफ एटम Na2CO3 में है 5 Na। अब इसका रिलेशन यूज करेंगे। सो वन मॉलिक्यूल कंटेन 6 एटम, तो 6 एटम ऑफ Na2CO3। 6 एटम कैसे? सोडियम के 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन की 3, टोटल 6 एटम हुए इसमें। सो दिस 6 एटम ऑफ Na2CO3 कंटेन बाय, इधर रफ कर रहा हूं मैं, 6 एटम contained by 6 atom contained by one molecule of Na2CO3, one molecule of Na2CO3। तो 6 एटम Na2CO3 मॉलिक्यूल देखेंगे तो उसमें 6 एटम है, तो 6 एटम कंटेन बाय वन मॉलिक्यूल। तो वन एटम कंटेन बाय कितने मॉलिक्यूल होगा? वन एटम कंटेन बाय 1/6 मॉलिक्यूल। यूनिटरी मेथड, 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3। या रिलेशन, वन एटम कंटेन बाय 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3। तो फिर हमारे पास अगर टोटल एटम कितने हैं? 5 Na एटम्स। तो 5 Na एटम कितने मॉलिक्यूल्स में आएंगे? वन एटम कंटेन बाय 1/6, so 5 Na atom contained by 5 Na divided by 6 molecules of Na2CO3। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए Na2CO3 के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो मोल्स आ जाएंगे।
number of moles of Na2CO3 is equal to number of molecules divided by Na. नंबर ऑफ एंटिटीज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 5Na/6 इंटू Na, कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 5/6। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। अब मोल्स आ गए तो उससे मास निकालना है कि कितना मास होना चाहिए Na2CO3 का, ये क्वेश्चन में पूछा था। तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, मास अपॉन GMM। नंबर ऑफ मोल्स है 5/6, मास निकालना है। GMM ऑफ Na2CO3, मास ऑफ Na2CO3, Na2CO3 है इधर, डिवाइडेड बाय GMM ऑफ Na2CO3। तो मास निकालना है और यहाँ पे GMM रखेंगे तो 23 इंटू 2 46। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ इधर, सोडियम कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 इंटू 48। तो 5/6 इंटू दिस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 46 प्लस 12 58, एंड देन यहाँ 16 है ना ओवरऑल, 3 इंटू 16 ये है 48। 48 प्लस 12 कर लेंगे 60, और 60 प्लस 46 106। तो 106 इज इक्वल टू मास। अब यहाँ से मास कैलकुलेट कर लीजिए डिवाइड करके। सो ये हो जाएगा 30, 530 डिवाइड बाई 6, और इसको डिवाइड कर लेंगे तो 8 टाइम्स 88 पॉइंट समथिंग इतना ग्राम। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपको, 20 ग्राम, 88.33 ग्राम, 44 ग्राम, 60 ग्राम। तो आंसर आ जाएगा 88.33 ग्राम, बी ऑप्शन। समझ में आया क्या तन्वी, समझ में आया? सबसे पहले जो 10 ग्राम CaCO3 था उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाले ओवरऑल, और क्वेश्चन में बोला था जितने प्रोटॉन आते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम होने चाहिए Na2CO3 में। तो 5Na प्रोटॉन आया तो 5Na एटम रख दिया Na2CO3 के लिए, और एटम से फिर मॉलिक्यूल्स निकाले, मॉलिक्यूल से मोल्स, एंड मोल से मास। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आगे बताइए, नेक्स्ट 36। Avogadro's number of rupee can be spent in a year if 10 lakh rupees per second are spent। नहीं हुआ ये? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 देखो, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ रुपीज कैन बी स्पेंट इन, नोट करना है क्या सिया अभी, कौन सा, सेकंड स्लाइड, नोट करिए जल्दी नोट करिए। चलो नेक्स्ट, Avogadro's number of rupees can be spent in dash years if 10 lakh rupees per second are spent। तो Avogadro's नंबर रुपीज में हमें बताना है कि कितना स्पेंड होगा अगर 10 लाख रुपीज पर सेकंड आप स्पेंड करते हैं, एक सेकंड में 10 लाख रुपीज, तो कितना टाइम लगेगा Avogadro's नंबर ऑफ रुपीज को स्पेंड करने में, टाइम ही तो निकालना है।
So 10 lakh rupees, यूनिटरी मेथड लगाइए. 10 lakh rupees spent in 1 second per second. 10 लाख का मतलब कितना हो गया? 10 to the power 6. इतना रुपीज 10 लाख को रिप्रेजेंट कर देंगे ना नंबर में, 10 की पावर 6 या ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो ये 10 लाख रुपीज, इतना रुपीज आप स्पेंड कर रहे हैं 1 सेकेंड में. तो अगर मैं 1 रुपीज बोलूं कि 1 रुपीज कितने टाइम में स्पेंड होगा, यूनिटरी मेथड, अगर 10 लाख रुपीज के लिए 1 सेकेंड लग रहा है तो 1 रुपीज के लिए कितना लगेगा? 1 अपॉन 10 लाख. 10 लाख मतलब 10 की पावर 6. तो यहाँ पे नंबर है, वही नंबर, इतना सेकेंड. यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं तो 1 रुपीज के लिए इतना टाइम लगेगा. तो आपको बोल रहा है आपके पास कितने रुपीज हैं? अवोगाड्रोस नंबर ऑफ रुपीज हैं, यानी एन रुपीज. अगर 1 रुपीज के लिए स्पेंड करने के लिए उतना टाइम लग रहा है तो फिर एन रुपीज को स्पेंड करने में कितना टाइम लगेगा? एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन अपॉन 10 टू द पावर 6 सेकेंड. मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इतना टाइम लगने वाला है. तो अब इसी टाइम को आपको ऑप्शंस आप देखिए तो आपको दिया है किसमें? ईयर में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आपको जो ओवरऑल टाइम लग रहा है वो एन यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 सेकेंड लग रहा है एन रुपीज को स्पेंड करने में. सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया, 3 स्टेप में ही लिखा है. 1 लाख रुपीज 1 सेकेंड में, तो 1 रुपीज 1 अपॉन 1 लाख सेकेंड में, तो एन रुपीज हो जाएगा एन अपॉन 10 की पावर 6 सेकेंड में. तो एन रुपीज को स्पेंड करने के लिए इतना टाइम लगा सेकेंड में. अब ये 10 की पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, तो बच जाएगा 6.022, 10 की पावर 23 और 6 चला गया 17 सेकेंड. इतना सेकेंड ये सेकेंड में है, आपको ईयर में कन्वर्ट करना है. तो ईयर में कैसे कन्वर्ट होगा? अब नॉर्मल यूनिटरी मेथड ईयर का लगाना पड़ेगा कि 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, ईयर में निकालना है ना. चारों ऑप्शन में देखिए. तो 1 ईयर में अगर सेकंड निकालना है तो कैसे निकलेगा? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365. 1 डेज में कितने आवर्स? 24 आवर्स. 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट. और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी ओवरऑल 1 ईयर में इतने सेकंड होते हैं. 1 ईयर में कितने सेकंड होंगे? 1 ईयर में सबका मल्टीप्लाई कर दिया, 365 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट, 60 सेकेंड, ओवरऑल इतने सेकेंड. एक ईयर में इतने सेकेंड है. तो अभी सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट कर लोगे ना आगे, या आप करके बताऊं? अभी सेकेंड में आंसर आ चुका है हमारा, हमको ईयर में कन्वर्ट करना है. कर लेंगे ये रिलेशन यूज करके आगे, 1 ईयर को सेकेंड में, या कन्वर्ट करके बताऊं फाइनल? बोलिए, जल्दी बोलिए. कर लोगे? ईयर को ये सेकंड में कन्वर्ट करना है, इस रिलेशन का यूज करना है. इधर मैंने लिख दिया है 1 ईयर इज इक्वल टू दिस सेकेंड. तो अभी आपके पास इतना सेकेंड है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है. यूनिटरी मेथड ही लगाना है और वापस से करना है वही. 6.022 10 की पावर 17 सेकेंड. कर लीजिएगा, फिर सॉल्व कर लीजिएगा. आगे डिवाइड करना है, कैलकुलेशंस करनी है बस. नेक्स्ट बताइए और कौन सा क्वेश्चन? आफ्टर 36 35 33 35 नहीं करना है. Divalent metal atom 4 gram of copper from a solution of copper sulfate. The atomic weight of the metal. कर सकते हैं बट 35 अभी रहने दीजिए. 33 भी नहीं होगा.
ये क्वेश्चन दिए थे क्या 35 33 ये सारा लेवल 2 का? नहीं दिया है ना, तो फिर क्यों पूछ रहा है भाई? और कौन सा है 38 तन्वी? 38 क्या है? द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग दिस एंड दिस द मोल्स ऑफ Na2 इन 100 मोल ऑफ मिक्सचर। चलिए 38 भी बता देता हूँ, देख लीजिए। 38 में आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है, किसका किसका? ये मान लो आपका सैंपल है, दिस सैंपल कंटेन मिक्सचर ऑफ NO2 and N2O4, मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4। अब इसकी वेपर डेंसिटी दी है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 38.3 at 27 डिग्री। द मोल्स ऑफ NO2 100 मोल मिक्सचर। तो अगर ये इस मिक्सचर के 100 मोल लिए गए हैं इस सैंपल में, इस मिक्सचर के, इफ 100 मोल ऑफ मिक्सचर इज देयर, 100 mole of mixture is there, then the moles of NO2, the moles of NO2 calculate करने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको वेपर डेंसिटी दी है, लेकिन किसकी वेपर डेंसिटी दी है? मिक्सचर की। तो हमने रिलेशन पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास आएगा किसका? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आएगा, NO2 या N2O4 का नहीं आएगा, बल्कि मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास आएगा, क्योंकि हम वेपर डेंसिटी मिक्सचर का यूज कर रहे हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इंटू 2, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर हो जाएगा वेपर डेंसिटी 38.3 इंटू 2, तो 6, ये भी 6 एंड 7 76.6। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया 76.6। अब ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर है, मतलब ये इस मिक्सचर का हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी इसको बोल सकते हैं। एवरेज क्या होता है? जो चीजें ली गई हैं उनका एवरेज। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट है, NO2 है इस मिक्सचर में और N2O4 है, तो ओवरऑल एवरेज इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वो हमारे पास आ चुका है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आया 76.6। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगा लीजिए। अब आगे उसको लगाने के लिए हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब इस सैंपल में NO2 के मोल्स निकालने हैं, तो NO2 के मोल्स मान लेते हैं N1, तो दूसरे के मोल्स कितने हो जाएंगे? N2 मोल्स, N2 मोल्स। अब परसेंटेज अगर आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? x 100 माइनस एक्स, ये लगाएंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं इफ मोल ऑफ NO2 मान लिया है x, तो मोल ऑफ N2O4 कितना होगा? मोल ऑफ N2O4 कितना होगा? मोल ऑफ N2O4 विल बी इक्वल टू 100 माइनस x। If mole of NO2 is x, then moles of N2O4 will be 100 minus x। अब परसेंटेज एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाइए, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या था? N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। सो एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आया 76.6, विच विल बी इक्वल टू, N1 की जगह हमने मान लिया NO2 के मोल्स x माने थे तो x रख दिया, x एज्यूम किया था। M1 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2, वो तो सब लोग निकाल लेंगे। NO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन के लिए 2 इंटू 16, तो 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 46। तो x प्लस 46 और N2 कितना है? 100 माइनस x, और ये हो जाएगा 92 N2O4 के लिए, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 करेंगे तो आ जाएगा 100। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7660, इधर हो जाएगा 46x, इधर हो जाएगा 9200 माइनस 92x। अब इसको सॉल्व करके x निकाल लीजिए और वहां वो आंसर आ जाएगा x
moles of NO2. तो 92007660, तो हमारे पास क्या आ रहा है 7660 माइनस 9200, और इधर कितना आ जाएगा -46x, यही होगा। 46x प्लस था और -92x था। अब इसको माइनस करिए, कितना आएगा ये 9000 में से 7000, तो इधर अगर माइनस लेके आ जाए तो 46x हो जाएगा। इसमें से आप कॉमन कर सकते हैं 46 के अराउंड कॉमन होगा, नहीं कॉमन नहीं आ पाएगा। कॉमन करके यहाँ पे माइनस ही करना पड़ेगा, सीधा सीधा माइनस कर लीजिए ओवरऑल, और उसके बाद पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। मतलब ये माइनस तो हमने हटा दिया ना इसका। अभी आपके पास 46x है ही, और यहाँ से आप माइनस कर रहे हैं तो 7660, कितना हो जाएगा 8000 9000, तो 1200 वो, और उसके बाद 400 इधर 1600 मतलब 1540, और फिर ये x आ जाएगा 1540 46। x निकालिए, डिवाइड करके निकाल लीजिए कितना आ रहा है। क्वेश्चन कौन सा था ये 38, डिवाइड करके निकालिए तो आपका कितना आंसर आ रहा है 33.48, यानी फर्स्ट ऑप्शन ना, ए ऑप्शन। समझ में आया क्या किया है? तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पूरा एक सैंपल लिया हमने। इस सैंपल का वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन था, वेपर डेंसिटी गिवन था, इसलिए हमने यहाँ पे वेपर डेंसिटी मिक्सचर का पता था तो मॉलिक्यूलर मास निकाला मिक्सचर का। मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो एवरेज मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद फिर हमने नॉर्मल यूज कर लिया एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला, क्योंकि टोटल 100 मोल्स थे मिक्सचर में, उसमें NO2 के मोल्स हमने माने x, तो N2O4 के मोल्स हो गए 100 माइनस x, और फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास लगा दिया N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। वैल्यूज पुट करके यहाँ से x हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये आ गया आंसर। बताइए आगे, देन नेक्स्ट। और कोई डाउट लेवल 2 में? कंप्लीट लेवल 2? चलिए गुड। सो लेवल 1 लेवल 2, लेवल 3 नहीं दिया था मैंने आपको, लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट है। किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, 38 तक दिया था तो 38 तक ही। लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट। अब उससे ऊपर आ जाइए एक्सरसाइज में। लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट हो गया है। अभी उससे ऊपर की जो एक्सरसाइज मैंने होमवर्क दी थी उस पे आइए, सेक्शन ABC ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 सेक्शन ABC ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें जिसको जो डाउट है पूछ लीजिए अभी। एक पॉइंट और, जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं अभी क्लास में प्रेजेंट है, वैसे प्रेजेंट तो कम है, कुछ लोग नहीं प्रेजेंट है, लेकिन जो लोग प्रेजेंट है वो लोग सुन लीजिए। अब जो नहीं प्रेजेंट है वो फिर अपना देखेंगे। वैसे आपको बता ही दिया गया होगा आई थिंक मैथ या फिजिक्स की क्लास में, कि आपका जो पेपर होगा कल जे मेंस वाला, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, उसमें
जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है पता है ना सबको? पता है इंटीजर टाइप आंसर्स, जो आंसर आपको वहां पे फिल करने हैं, वहां ऑप्शन टिक नहीं है। हाँ 4.00 ना, तो पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करिएगा, यही मैं बता रहा हूँ। लाइक आपका आंसर जो भी, जैसे 38 आ गया तो 38.00, अगर आपका आंसर 6 आ रहा है तो 6.00, केवल 6 नहीं लिख के आना है। अगर आपका आंसर 1.5 आ गया, 1.5, तो क्या लिखेंगे उसको? 1.50। अगर आंसर केवल आया 0.4 तो उसको लिखेंगे 0.40। समझ आया? तो ऐसे आंसर करने हैं। अब उसमें जैसे केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी सुन लीजिए। ये चलो आंसर तो सबको पता है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है सबको इंटीजर टाइप में। और ऐसा क्यों? अरे भाई जो बताया जाता सुनते नहीं, फालतू सवाल क्या पूछते हो यार? ऐसा क्यों मतलब क्या? इंटीजर टाइप में ऐसे ही भरे जाते हैं ना आंसर, ऐसा क्यों मतलब क्या? और सुनो, और क्या बता रहा था मैं कि जो क्वेश्चन जैसे कि अभी आपने, हमने इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि हमने एक आयरन वाला क्वेश्चन डिस्कशन किया था, अगर कुछ लोगों को याद हो, उसमें दिया था हीमोग्लोबिन कंटेन दिस परसेंट ऑफ आयरन, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। याद है ये क्वेश्चन? लेवल 1 या लेवल 2 में कहीं तो था, अब एग्जैक्टली कहाँ था मुझे याद नहीं है। नहीं याद है तो सुन लीजिए, बाद में अपना देख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन कंटेन दिस परसेंट ऑफ आयरन, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो वैसा एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बेस वो क्वेश्चन था। अब उसमें हमने उसको सॉल्व करके आंसर आई थिंक 4 निकाला था, कि हीमोग्लोबिन में नंबर ऑफ एटम्स आते हैं 4। एक कंपाउंड्स में जो एक मॉलिक्यूल होगा हीमोग्लोबिन का, उसमें नंबर ऑफ एटम आएंगे 4। हालांकि एग्जैक्ट आंसर 4 नहीं आ रहा था, एग्जैक्ट आंसर मतलब कैलकुलेशन हम कर रहे थे तो 3.99 या 4.01 समथिंग कुछ तो आ रहा था। तो जैसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, अब देखो, अब यहाँ पे जैसे आंसर आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका आंसर 3.99 या 3.98 आया, अगर टिक करने वाला है, एमसीक्यूज है, फिर तो आपको आंसर पता ही है, 4 ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। जो इंटीजर पार्ट है मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि लोग गलत करेंगे अभी। तो क्या गलत करेंगे कि 3.98 आया तो अब वहां पे इंटीजर टाइप में सीधा 3.98 उठा के भर देंगे, 3.98, 3.99। तो उसकी जगह 3.98 या 3.99 इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं भरना, यहाँ पे आप सीधा, क्योंकि 3.98 का मतलब क्या हुआ, देखो आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स, तो एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स कैसे होगा? होल नंबर में होगा ना, या तो एक एटम, या दो एटम, या तीन एटम होंगे, या चार एटम होंगे। ऐसा थोड़ी है कि एटम को आधा सा तोड़ दिया गया होगा। तो हम आंसर लिख रहे हैं 1.5, 2.5, 3.5, तो 3.9 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 3.9 एटम का मतलब क्या, कि तीन एटम पूरे पूरे और एक एटम 0.9। 0.9 का मतलब क्या, एटम या तो होगा या तो एटम नहीं होगा, आधा तोड़ के एटम थोड़ी ना प्रेजेंट होगा वहां पे। तो एटम 3.99 या 3.98 आया, तो जैसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो वो नंबर ऑफ एटम फिर आप सीधा सीधा वहां पे उसको 4 कर देंगे कि ये 4 एटम्स होंगे, इसका मतलब। समझ आ रहे हो? इसका सिग्निफिकेंस है, इस 4 वर्ड का एक मीनिंग है कि हाँ 4 एटम है, मतलब 1 2 3 4, एग्जैक्टली 4 एटम है। 3.98 नंबर ऑफ एटम्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तो वहां पे आप 4 कर दीजिएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ एटम्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस है जिनमें परसेंटेज वगैरह निकालना, उनको आप सीधा जो भी आंसर आएगा वो आंसर इंटीजर टाइप में रिप्रेजेंट करना है। तो आंसर आपका 4 आ गया, तो आप यहाँ पे 4.00 कर दीजिएगा, ऐसा। ये नंबर ऑफ एटम्स के लिए ही मैं बस बता रहा हूँ, बाकी केसेस में आप जो आंसर आया वो वैसा लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी आ जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। एक मिनट।
बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आओ, बताओ कुछ करेक्शंस करने हैं, मतलब कुछ डाउट्स हैं। सेक्शन ए बी सी, पेज नंबर 35। सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चंस सॉल्व किया है ना सबने, या नहीं सॉल्व किए हो? पता चला मैं डिस्कशन ले रहा हूँ, सॉल्व ही नहीं हुआ है। सेक्शन ए बी सी होमवर्क दिया था पेज नंबर 35 का। ए बी सी सब हो गए तीनों? C4 का आंसर क्या है? C4, क्वेश्चन नंबर C4। क्वेश्चन नंबर C4 का क्या आंसर है? अ कंपाउंड possesses 8% सल्फर बाय मास, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास इज? बी ऑप्शन 400 मतलब। देन C5 भी हो गया, C4 C3 C2 C1। अच्छा B4 का आंसर क्या है? B4, क्वेश्चन नंबर B4। B4 is 16 gram of an ideal gas SOX occupied this liter at STP. The volume of X, X की वैल्यू क्या आएगी? B। सॉल्व किया है ना ये सब, तो SO2 हो जाएगा वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर B3 तो हो नहीं पाएगा आपसे, B3 छोड़ दीजिएगा। देन B2 B1 ये हो गया होगा, एंड सेक्शन ये तो वैसे ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अच्छे से दीजिएगा सब लोग टेस्ट, आराम से जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं सब लोग रिवाइज कर लीजिए एक बार। जो क्वेश्चंस कराए गए वो क्वेश्चंस देख लीजिए, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होमवर्क वगैरह में उनको देख लीजिए, क्या किया है कैसे किया है। जितनी चीजें पढ़ी हैं उसी में से रहेगा, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, तो आराम से चिल मार के टेस्ट दीजिएगा। ओके, फिर खत्म करूँ क्लास? फिर मंडे से स्टार्ट ही करेंगे अब नया टॉपिक। कल टेस्ट दे लो सब लोग, मतलब मंडे तो डिस्कशन रहेगा पेपर का, देन ट्यूसडे से उसके आगे पढ़ेंगे जहां तक हमने पढ़ा था। ओके चलिए फिर, जाइए, बाय।